तो जैसे ही उसको फ्रेश मिल्क में डाला जाता है तो वो क्या करेगा ना, मिल्क को, फिर उसका पीएच बढ़ा देता है। हाँ, पीएच उसका इंक्रीज कर देता है। मतलब वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का जो प्रोसेस होता है ना, मिल्क जैसे बहुत टाइम होगा तो धीरे धीरे वो खट्टा होने लगता है, समर सीजन में स्पेशली, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत फास्ट काम करता है ना वहाँ पे। जो भी एसिड है वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा, और बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड अगर प्रोड्यूस हो गया तो मिल्क तुरंत क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, मतलब वो कर्ड की तरह बनने लगेगा। समझ रहे हो? यस सर। तो इसलिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है कि बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक नेचर का होता है। तो क्या करेगा ना, जो भी लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा होगा वहां पे मिल्क में, बैक्टीरिया की वजह से जो भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो उस लैक्टिक उस एसिड को क्या कर देगा, बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देगा। बेकिंग सोडा एक बेस है, और लैक्टिक एसिड जो है वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन होगा, और बेकिंग सोडा क्या करेगा, उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। अ, तो न्यूट्रलाइज करने के बाद जो भी अनप्लेजेंट टेस्ट आने वाला है लैक्टिक एसिड की वजह से, जो भी खट्टा टेस्ट आता है ना, वो क्या हो जाएगा, डीले हो जाएगा, है ना। तो कुछ ज्यादा टाइम तक उसको मिल्क को वो फ्रेश रख सकता है, फ्रेशनेस ऑफ मिल्क को वो इंक्रीज कर सकता है। समझ गए? यस और नो? यस सर। यही रीजन होता है। Yes, sir. क्लियर है ना? तो ऐसा लिखना होगा तुमको, लिख लोगे अपने वर्ड्स में या लिख दें हम? लिख लेंगे। लिख लेंगे सर। लिख लेंगे। सब लोग लिख लोगे? यस सर। यस सर। समझ तो आ गया ना प्रोसेस क्या होता है, क्यों Yes. ऐड यस किया जाता सर। है? सर चलो ठीक है। तो ये था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। कुछ और पूछना है तुम लोग, अगर बनाए होगे, सॉल्व किए हो एनसीईआरटी बुकलेट, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं, भी वही बना है। बुकलेट में नहीं बनाए हो? बुकलेट आज बना है। ठीक है, बुकलेट भी बना लेना तुम लोग, देखना अगर कुछ डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछना। ठीक है। एनसीईआरटी तो बना लिया सब लोग? यस यस सर। सर। चलो ठीक है, तो चैप्टर हो गया था ना वो कंप्लीट, उसमें तो कुछ बचा हुआ नहीं था अब एसिड बेस एंड सॉल्ट में। नो नो सर। सर। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर तुम लोग का शायद मेटल से नॉन मेटल से। यस सर। यस सर। तो चलो हेडिंग डाल लो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्कूल में तुम लोग का क्लासेस चल रहा है या वैकेशन हो गया, समर वैकेशन? चल रहा है अभी। लोकेशन। वैकेशन है। हम लोग का चल रहा है। अच्छा, समर वैकेशन नहीं मिलेगा क्या तुम लोगों को स्कूल में? 22 से 7 तक है। 22 से है सर। अच्छा, स्कूल में तो अभी एसिड बेस शुरू ही हुआ है, और पीरियोडिक टेस्ट में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर आएगा। चलो ठीक है, हम लोग मेटल से नॉन मेटल स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया तुम लोग को पहले से होगा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम लोग को पता ही होगा, एसिड और सॉरी मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी तुम लोग को नोन ही होगा ना, कि मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन दोनों में क्या सर डिफरेंस। हाँ बोलो। सर जिप्सम का यूज कहाँ आता है? जिप्सम का यूज कहाँ आता है? मतलब जिप्सम कहाँ पे यूज होता है सर? जिप्सम लास्ट क्लास में तो डिस्कस किए थे ना हम लोग। यस प्लास्टर, सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज करते हैं ना जिप्सम को। जिप्सम से ही तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यस और नो? यस सर। जिप्सम को हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम मेनली यूज किया जाता है सीमेंट में, समझ रहे हो? यस सर। सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है जिप्सम, फ्लक्सिंग एजेंट की तरह वो काम करता है, सीमेंट में यूज होता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर में यूज होता है जिप्सम। ठीक है।
तो सीमेंट्स का वो इंग्रेडिएंट है, फर्टिलाइजर का इंग्रेडिएंट है, उसको फिर पेपर इंडस्ट्री में भी हम लोग यूज करते हैं, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ये सारे यूजेस हैं जिप्सम के, मेनली ये Yes, sir, समझ पोर्टलैंड। गए। ठीक है, तो सब लिख सकते हो आसानी से कि पोर्टलैंड सीमेंट में यूज होता है, ये फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज होता है। ये सारा यूजेस हो गया जिप्सम का। चलो अब मेटल और नॉन मेटल का जो हम लोग बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग बात कर रहे थे, ये ऑलरेडी तुम लोग को पता ही होगा, है ना? Yes, sir. यस सर। कि एलिमेंट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता था पहले, एक होता था मेटल, दूसरा होता था नॉन मेटल। फिर बीच में बाद में बहुत सारे बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक तीसरा कैटेगरी भी ऐड किया जिसको मेटलॉइड बोला गया। उस मेटलॉइड में क्या था कि वैसे मेटल्स रखे गए थे, वैसे एलिमेंट्स रखे गए थे जो कि मेटालिक नेचर भी शो करते हैं और नॉन मेटालिक नेचर भी शो करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड का एग्जांपल तुम लोग को ऑलरेडी पता ही है, कौन कौन से मेटेलॉइड्स होते हैं। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारे मेटेलॉइड्स है ना। यस आर्स सर। आर्सेनिक हो गया, जर्मीनियम हो गया, तो ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। फिर मेटल्स के एग्जांपल्स तो पता ही होंगे, Yes, sir. मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, लेड, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, है ना? और नॉन यस मेटल्स सर। का, नॉन मेटल्स का एग्जांपल्स बताओ। हाइड्रोजन, कार्बन और Diamond, graphite. सल्फर, डायमंड। हाँ, हाइड्रोजन, जितने भी नॉन मेटल्स जनरली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जनरली। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस भी बहुत है। एक लिक्विड नॉन मेटल भी होता है जिसको हम लोग ब्रोमीन बोलते हैं। ब्रोमीन है ना, नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस में नहीं। तो लिक्विड नॉन मेटल हो गया ब्रोमीन। बाकी सारे नॉन मेटल्स गैस या सॉलिड में होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर भी नॉन मेटल है, सल्फर गैस में भी पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में। फॉस्फरस जैसे है, वो भी नॉन मेटल है, तो पाउडरी फॉर्म में मिलता है फॉस्फरस। फिर बहुत सारे नॉन मेटल जो है गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है ना। फ्लोरीन, Yes, sir. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है जो कि सॉलिड में पाया जाता है। और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्चरस होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। लस्चरस पढ़े हो? Yes, यस sir. जनरली मेटल में ऐसा टेंडेंसी होता है ना, मेटल शाइनी होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस होता है, शाइनी अपीयरेंस। ये सब पढ़े हो ना, एक्सेप्शन तो पता ही होगा तुम लोगों को। Yes, sir. Yes. एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Graphite. ग्राफाइट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का बना हुआ होता है ग्राफाइट, लेकिन जनरली सारे नॉन मेटल्स जो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक सब चीजें ऑलरेडी तुम लोग को पता होगा, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन मेटल में जाएंगे। तो मेटल्स को जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है, देखोगे तुमको मिलेगा मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है बताओ तो? क्योंकि मेटल्स जनरली क्या बिकॉज करते दे हैं, लूज आयरन, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को जनरली वो लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। समझ में आया, कैटायंस बनाएंगे ना, दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव आयंस बनाने की वजह से उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. और नॉन मेटल्स को जनरली बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कौन सा आयन बनाएगा, वो नेगेटिव आयन। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। तो अभी हम लोग मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है। मेटल का अगर तुमसे पूछा जाए एग्जांपल्स बताओ, तो आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, लेड, पोटाशियम, सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल है ना। मर्क्यूरी मेटल है या नॉन मेटल? मेटल। मेटल। मर्क्यूरी एक क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सारे मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में रहता है। मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg। पढ़े हो ना तुम लोग, यस पता है या नहीं? यस चलो, अब हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं मेटल्स के, जो ऑलरेडी तुम लोग को होनी होगा। चलो देख लेते हैं एक एक करके, रिवाइज कर लो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आ गया हार्डनेस, कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं जनरली। लेकिन कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं। कौन सॉफ्ट मेटल्स बता सकते हो? सोडियम, सोडियम। पोटेशियम। हाँ तो हम लोग बोलते हैं मेटल्स क्या जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें, सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स का एग्जांपल क्या आ जाएगा, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये सारे सॉफ्ट मेटल है। ये सारे इतने सॉफ्ट है ना कि ये इनको हम लोग नाइफ से कट भी कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल को नाइफ से कट कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो ये कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये सारे मेटल्स, लिथियम भी है। सॉफ्ट मेटल होने की वजह से इनको नाइफ से कट किया जाता है, शार्प नाइफ से कट कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया हार्डनेस। दूसरा स्ट्रेंथ। तो मेटल्स का जो है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्ड होते हैं और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सॉफ्ट मेटल्स जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, जैसे सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये सारे सॉफ्ट है ना, तो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। समझ रहे हो? बाकी अदर मेटल्स, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। क्रोमियम हो गया, ये सारे मेटल्स जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेट। स्टेट बताओ। मेटल्स का जनरली जनरल, सॉलिड। जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। हाँ, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, यहाँ लिख लेना, एक्सेप्ट Hg, मर्क्यूरी। तो रिवाइज कर लो जस्ट ये बेसिक। अब चलो, अब साउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेटल जो होता है ना वो सोनरस होते हैं, सोनरस। जनरली ये सारे जितना भी लिख रहे हैं जनरली, क्योंकि हर एक केस में तुमको कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेगा। सोनरस समझते हो ना, उसको हीट, मतलब उसको अगर तुम हार्ड ऑब्जेक्ट से हीट करोगे तो वो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड प्रोड्यूस करता है या नहीं? इसलिए तो मेटालिक वायर्स जो होते हैं ना वो हम लोग यूज करते हैं ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। यस सर। यस सर। गिटार, गिटार में अगर तुम वो धागा यूज करोगे कपड़ा वाला, तो वो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? नो सर। सर। नो सर। तो उसमें मेटल का ही स्ट्रिंग यूज किया जाता है ना, वो जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो मेटालिक स्ट्रिंग होते हैं, तभी तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो? यस सर। तो ये होता है, मेटल्स क्या होता है ना, वो सोनरस इन नेचर होते हैं। तो जनरली मेटल को बोलते हैं अगर उनको हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे स्कूल में तुम लोग का बेल बजता हो पहले, अभी तो वो इलेक्ट्रिक वाला बेल आ गया है। पहले बेल किस टाइप का बजता था, वो एक प्लेट रहता था, उसको हिट किया जाता था, देखे हो ऐसा बेल? यस सर। यस। तो उसको हिट करता था तो वो साउंड प्रोड्यूस करता था। तो वो भी, वो जो बेल बना हुआ है, वो जो शीट रहता है वो तो मेटल का ही है ना, उसको हीट करता था कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से, वुडन वो स्टिक रहता था या फिर आयरन का, ठीक है, उससे हिट किया जाता है हैमर से। देखे हो वैसा तुम लोग? यस सर। सर। यस।
तो वो भी मेटालिक ही है, तो उसको हीट करने पे मेटल होते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वो सारे एप्लीकेशन हो गए मेटल्स के, सोनोरस नेचर के होते हैं मेटल्स, ठीक है। अब सारे मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो सॉफ्ट मेटल्स हैं उनको हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा क्या वो? नहीं। जैसे सोडियम, पोटाशियम, ये सारे मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लिथियम, ये सारे सॉफ्ट है ना, तो इनको हिट करने पे साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जनरली जो हार्ड मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो सबके एक्सेप्शंस तुम लोग ध्यान रखना, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद मेटल्स क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये आसानी से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं ये मेलिएबल होते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके होगे तुम लोग। Yes, sir. मेलिएबल का मतलब क्या हुआ? Drawn into thin sheets. हाँ, थिन शीट्स में इसको बीट कर सकते हैं हम लोग। मेटल्स मेलिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मींस metals can be, ऐसे लिख लेना, metals can be beaten into thin sheets, बहुत पतला से पतला शीट्स हम लोग बना सकते हैं इस मेटल का। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड बहुत ही हाईली मेलिएबल मेटल है। तो जैसे तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे पहले क्लासेस में, एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। Yes. Yes, Yes. sir. उसमें देखोगे गोल्ड का फॉइल यूज किया जाता है, देखो गोल्ड फॉइल, जैसे कि Yes. अल्फा रे Yes, पास। sir. तो हाँ, गोल्ड का फॉइल क्यों यूज किया गया था? क्योंकि गोल्ड जो है ना बहुत ज्यादा हाईली, उसको बहुत ही थिन एकदम शीट चाहिए था, थिन फॉइल चाहिए था, जिसमें कि कम से कम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। तो उसके लिए वो गोल्ड मेटल का सिलेक्शन किया, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ज्यादा हाईली मेलेबल मेटल है, उसको उसका हम लोग बहुत पतला पतला लेयर वाला शीट्स बना सकते हैं, बहुत थिन, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब बहुत हम लोग थिन शीट्स में उसको बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल उतना ही मेलेबल हो, कुछ कुछ कम मेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे मेटल का शीट्स यूज किया जाता है ना, जो रूफ बनाने में, रूफिंग में यूज किया जाता है, देखिए वो जो आयरन का शीट्स यूज किया जाता है, आयरन का या टीन का होता है मेनली, देखो या नहीं? Yes, रूफ sir. जब Yes. Yes, sir. रूफ बनाते हैं तो उसमें वो यूज किया जाता है टिन का, वो शीट्स शेड देने के लिए। तो वो सारे मेलेबिलिटी की वजह से ही वो शीट्स में बीट किए जा सकते हैं मेटल को, ठीक है। नॉन मेटल्स को वैसे हम लोग बीट नहीं कर सकते हैं। तो सारे मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स जो हैं उनको तो हम लोग शीट्स में बीट नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सारे टिन हो गए, गोल्ड हो गए, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारे मेटल्स जो हैं वो उनको हम लोग आसानी से थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, तो मेलेबल मेटल्स हैं। फिर नेक्स्ट होता है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? Drawn into thin Drawn Drawn wires. into wires. Train हाँ, wire. इसको हम लोग वायर्स में, एक पतले से वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही पतला से पतला वायर, जिसकी वजह से जितने भी वायरिंग होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जो भी वायरिंग होता है वो मेटल से ही कराया जाता है। क्योंकि एक तो रीजन है क्योंकि मेटल्स डक्टाइल है, और दूसरा रीजन ये है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे अगर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए ही तो वायर यूज करते हैं ना हम लोग, वहां पे नॉन मेटल का यूज कर लोगे या थ्रेड यूज कर लोगे कपड़ा वाला, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा क्या? No, sir. वो भी तो पतला, तो वो मेटल के तरह ही होगा, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मींस metals can be drawn into thin wires, metals can be drawn into thin wires। तो जनरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखोगे कॉपर के वायर यूज किए जाते हैं, ठीक है। कॉपर के ही जनरली वायर्स यूज किए जाते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स देखोगे जनरली। अब कॉपर का यूज होता है, कॉपर का कंडक्टिविटी हाई है, ठीक है। सिल्वर का ऐसे, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर का यूज नहीं किया जाता क्योंकि सिल्वर फिर कॉस्टली हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का,
तो उसको चीप करने के लिए नेक्स्ट जो हमारा बेस्ट कंडक्टर है वो कॉपर है, तो इसलिए कॉपर के वायर्स ज्यादा यूज होते हैं। देखे हो या नहीं तुम लोग कॉपर का वायर? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में Yes, sir. मेनली जो वायरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं वो कॉपर का ही वायर होता है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया मेटल्स डक्टाइल होते हैं। फिर नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है क्योंकि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड हैं तो हार्ड है तो उनको मेल्ट करने में भी क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी उनको देना पड़ेगा ना, और इनको बॉयल करने में भी, इनके वेपर बनाने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी हाई होता है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। समझ रहे हो क्यों लो होता है? क्योंकि वो सारे मेटल्स क्या है, सॉफ्ट है। सोडियम पोटाशियम क्या है, सॉफ्ट मेटल्स है ना, Yes, sir. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। लो जनरली मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग बोल देंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आया? Yes, sir. और भी होता है, जैसे डेंसिटी के टर्म में बात करें हम लोग तो मेटल का डेंसिटी क्या होगा, जनरली हाई डेंसिटी होगा, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को डेंसिटी बोलते हैं। तो मेटल का डेंसिटी जो होता है ये जनरली हाई डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए मेटल्स के, देख लो ये सब तो ऑलरेडी तुम लोग को आता था पहले से। कोई डाउट है इसमें क्या? No, sir. नो दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? Yes, sir. Yes. ओके, चलो इसके एक्सेप्शंस मेनली जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक्सेप्शंस तुम लोग ध्यान रखना, कौन कौन से मेटल में एक्सेप्शन आता है। ठीक है, चलो तो ये उतना, ये सब ऑलरेडी तुम लोग को आता था। नेक्स्ट ये जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि मेटल कैसे केमिकली रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो एयर में मेनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा बताओ तो? मेटल ऑक्साइड। Metal oxide. मेटल ऑक्साइड्स। और जनरली हम लोग मेटल ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। मेटल ऑक्साइड जनरली कौन सा नेचर का होता है, बेसिक नेचर Basic. का होता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी मेटल ले लें हम लोग, पोटाशियम ले लें कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा O2 के साथ, ये क्या बनाएगा, K2O। पोटाशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, K2O, K2O. है ना। ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया। अब ये K2O क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा ये, MgO. Mg+O2, तो ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग पूरा इसके फिजिकल स्टेट के साथ। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये क्या बना लिया, MgO सॉलिड। बैलेंस करोगे, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 हो गया ना बैलेंस। यस सर। तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फॉर्मूला लिखने के लिए तुमको उसका बैलेंस ही पता होना चाहिए क्योंकि ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होता है फॉर्मूला, O पे पावर 2- होता है। ठीक है, तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जनरली मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। लेकिन कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। एम्फोटेरिक तुम लोग को बता चुके हैं, यस सर।
एम्फोटेरिक मतलब वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किए थे। एक जिंक का ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, याद है? यस। Yes, sir. जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर ये शो करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। तो इसके अलावा बाकी अदर मेटल्स बेसिक नेचर के होते हैं, और कुछ कुछ एसिडिक भी होते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो बहुत ज्यादा हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो सारे मेटल जो है एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, वो सब चीज 11th में हम लोग देखेंगे। तो अभी ये ध्यान रखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल्स ध्यान रखना। ठीक है, यस। जैसे कॉपर है, कॉपर जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, CuO। अब ये कॉपर ऑक्साइड का कलर तुम लोग को पता होगा, कॉपर ऑक्साइड का कलर हम डिस्कस किए थे पहले चैप्टर में। किस कलर? ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये सॉलिड ब्लैक कलर का ऑक्साइड, ये ध्यान रखना। ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर का यहाँ पे वैलेंसी क्या है इस केस में, कॉपर 2। वेरिएबल वैलेंसी शो करता है 2. ना, ++1 और +2 दोनों होता है। तो जो भी यहाँ पे इसका वैलेंसी है 2 है, तो उसको रोमन न्यूमेरल में लिख देंगे, तो कॉपर 2 ऑक्साइड है ये। जिसका कलर क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। अब ये सारे मेटल्स तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल जो होता है ना वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। तो ये सारे मेटल्स कहलाते हैं नेटिव मेटल्स। नेटिव मेटल्स, क्यों इनको नेटिव मेटल्स बोलते हैं? क्योंकि ये जनरली अपने अपने फॉर्म में ही पाया जाएगा, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है। क्योंकि इनका रिएक्टिविटी क्या है, वेरी लो रिएक्टिविटी। ये ऑलरेडी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं ना। Yes, sir. रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखोगे तो बॉटम में सबसे नीचे जो होगा यही सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो वेरी अनरिएक्टिव मेटल्स हैं ये सारे। क्या है? अनरिएक्टिव मेटल्स। तो अनरिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, कंबाइन ही नहीं करता है। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन नहीं करेगा ये। समझ रहे हो बात? यस। Yes, sir. तो ये जनरली ये नेटिव मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये इनका रिएक्टिविटी इतना कम है कि ये किसी से रिएक्ट करके कोई कंपाउंड के फॉर्म में नहीं रहेगा। ये जनरली अपने ओरिजिनल मेटालिक फॉर्म में ही रहेंगे, पाए जाएंगे जनरली। इनके कंपाउंड्स बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है इनके कंपाउंड का मिलना, है ना। अगर मिलेगा भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कुछ कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही लो परसेंटेज होगा उनका। जनरली ये अपने ओरिजिनल स्टेट में ही पाए जाएंगे ये सारे मेटल्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नेटिव मेटल्स। समझ रहे हो? या एक और टर्म देखोगे, इनर्ट मेटल भी बोला जाता है। और इनर्ट, इनर्ट समझते हो? इनर्ट मतलब क्या होता है? इनर्ट गैस, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे ना। हेलो? Yes, sir. उसी तरह इनर्ट मेटल होता है। इनर्ट मतलब क्या हुआ, केमिकली अनरिएक्टिव। ठीक है, उसका रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही लो है। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्साइड्स। समझ में आ गया सबको बात? Yes, sir. Yes. लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग? साथ साथ लिखते भी जाओ इसको। लिख लिए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है, ये है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वाटर से कैसे रिएक्शन होगा?
तो मेटल जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बताओ। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस hydroxide. हाइड्रोजन गैस। सारे मेटल जो है वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स या फिर ऑक्साइड्स और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये है रिएक्शन। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और कौन कौन से मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो जो शुरुआत का 3 मेटल है ना, कौन कौन सा, या इनफैक्ट 4 बोल दो, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन सा है? Yes. पोटाशियम, पोटेशियम, Potassium, sodium, कैल्शियम, मैग्नीशियम। and पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनफैक्ट Magnesium. तो ये सभी मेटल्स क्या फॉर्म करेंगे तुम्हारा, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। और इनका जब रिएक्शन देखोगे ना, रिएक्शन देखोगे बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन। विगरस समझते हो क्या होता है? यस। Yes, sir. विगरस मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा से मिलाने पर। बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ये सारे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज करेगा और इतना फास्ट होता है ना ये, ठीक है, कि ये इसलिए ये बोला जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग ना तो एयर में स्टोर करते हैं, एयर में भी इसका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है ये, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है ना बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रहता है ये दोनों। तो एयर के साथ भी ये बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, एयर के साथ भी विगरस रिएक्शन होगा और वाटर के साथ तो और भी ज्यादा विगरस होता है। इसलिए तुम लोग पढ़े होगे कि सोडियम और पोटेशियम को एयर या वाटर में स्टोर नहीं किया जाता, इसको केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। समझ रहे हो बात? यस। yes, पढ़े sir. हो ये? सोडियम एंड Yes, sir. पोटेशियम को जो है केरोसिन में स्टोर किया जाता है, इसलिए कि केरोसिन में हम लोग स्टोर करने का रीजन यही है कि इसको एयर और वाटर से दूर रखना है। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि Yes. हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये क्या होता है, एयर और वाटर के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो केरोसिन के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, केरोसिन ऑयल में हम लोग स्टोर करते हैं इसको। पढ़े हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारे मेटल का अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा, देखो, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो पोटाशियम और सोडियम का इनफैक्ट इतना विगोरस रिएक्शन होता है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस में आग भी लग सकता है, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न कर जाएगा। समझ रहे? हाइड्रोजन गैस तो फ्लेमेबल गैस है, आसानी से आग पकड़ सकता है, सपोर्टर है ना, कंबशन, Yes, आसानी से आग पकड़ सकता है। तो ये इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज ही हो जाता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वो बर्न होने लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग कभी भी एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। समझ रहे हो? स्टोर्ड अंडर केरोसिन। रीजन लिख लोगे ना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है इसको, लिख लोगे तुम लोग अपने से। yes, sir. yes, उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों का भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे देखोगे मैग्नीशियम का भी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है ना सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये इनफैक्ट कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है। इसको मतलब पानी ठंडा भी लोगे तो ठंडे पानी से भी बहुत तेजी से ये रिएक्ट कर जाएगा। उसी तरह ये हमारा पोटाशियम सोडियम दोनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है। इनफैक्ट कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम के लिए थोड़ा सा वार्म वाटर का जरूरत है। समझ रहे हो? Yes, तो sir. मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन सोचो, क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो गया ना उनके कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो रिएक्टिविटी मेटल का क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। यस और नो? Yes, sir.
तो शुरुआत के जो टॉप 3 मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही नीचे आए हम लोग मैग्नीशियम, तो उसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो गया, अब वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर सकता है। तब ठंडे पानी से अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वाटर को थोड़ा सा क्या करना होगा हमको, हीट करना होगा। हीट करोगे तभी जाके ये रिएक्शन होगा। समझ रहे हो बात? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम लोग ये क्वेश्चन जैसे देखोगे, इन दोनों का रिएक्शन तो हो गया। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों तो पानी से हैवियर हैं, लेकिन जब भी इसका रिएक्शन होगा तो देखोगे कि फ्लोट कर रहा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? रीजन बता सकते हो? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये वाटर से हैवी होते हैं, बट लेकिन फिर भी जब Yes, इसका sir. रिएक्शन पानी से कराएंगे सर क्योंकि तो ये डेंसिटी पानी कम होता है। डेंसिटी कम होता है। मतलब अभी तो बोल रहे हैं ये वाटर से। Because होता है hydrogen हाइड्रोजन gas गैस, is filled. तो वही उस सरफेस से स्टिक कर जाता हाँ, है, इसकी वजह से ये फ्लोट कर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोथ कैल्शियम, ऐसे लिख लो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम Mg आर हैवियर देन वाटर, बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। ठीक है, रीजन क्या है, वाई? तो इसका रीजन यही है कि जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम का तुम रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होगा ना वो बबल के फॉर्म में इवॉल्व होगा ना। गैस जब भी निकलेगा तो वो क्या होगा, बबल के फॉर्म में निकलेगा। यस सर। Yes, और sir. उसी बबल के साथ, बबल क्या होता है, वो तो लाइटर होता है ना। बबल देखोगे हमेशा सरफेस पे आ जाएगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले मेटल्स जो है ना वो उसी बबल के साथ स्टिक कर जाते हैं। और वो बबल के साथ स्टिक कर जाएगा तो वो कहाँ आ जाता है, बबल के साथ स्टिक करके वो सरफेस पे आ जाता है। समझ रहे हो? Yes, तो sir. इसलिए वो डेंसिटी उनका हाई होने की वजह से वो हैवी, वाटर से हैवी है, लेकिन फिर भी वो बबल की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, वो स्टिक कर जाता है। ठीक है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। समझ गए? तो इसका रीजन क्या लिखोगे तुम लोग? बोथ कैल्शियम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज रीजन ये लिख लेना, लिख दें, बिकॉज हाइड्रोजन गैस is evolved when these metals react with water. ठीक है, और it is in the form of bubbles। और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगा वो किस फॉर्म में रिलीज होगा, Bubble. bubbles which stick on the metal surface। metal surface पे वो स्टिक कर जाते हैं, बस स्टिक टू द मेटल सरफेस, ऐसे लिख लो। therefore they float over it, therefore they float over water। ठीक है, समझ में आ गया बात? Yes, sir. चलो उसके बाद और हम लोग नीचे आते हैं। और नीचे आओगे तो मैग्नीशियम के नीचे तुमको कौन कौन सा मेटल मिलेगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिलेगा। Zinc. एल्यूमिनियम के नीचे फिर क्या मिलेगा तुमको, जिंक Zinc, मिलेगा, फिर iron। आयरन मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी मेटल का जब रिएक्शन देखोगे ना, ये इनका रिएक्टिविटी और भी कम हो गया। तो रिएक्टिविटी कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये बॉइलिंग वाटर के साथ, मतलब हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अब इनके लिए, इनको रिएक्ट कराना है तो इनको रिएक्ट कराने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा, अब
स्टीम का जरूरत पड़ता है, समझ रहे हो? ये इनका रिएक्टिविटी अब इतना कम हो गया है कि अब ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इनके लिए किसका जरूरत पड़ेगा हमको? स्टीम का। समझ रहे हो? ये वेपर Yes. फेज में यूज कर रहे हैं, तो वाटर को तुमको बदलना होगा स्टीम में, तभी जाके ये रिएक्ट करेंगे ये सारे मेटल, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो गया। अब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके अब ये हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करेंगे, अब ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्साइड्स। Al2O3 सॉलिड और प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरह Zn जिंक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो बात? और Fe ये बना लेगा Fe3O4 सॉलिड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है। ये सारे मेटल्स जो है ये बॉइलिंग वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके लिए स्टीम का जरूरत पड़ेगा। कंडीशंस ध्यान रखना, कौन कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से मेटल हॉट वाटर के साथ, फिर उसके बाद किसके लिए स्टीम का जरूरत पड़ता है, या फिर कौन कौन से मेटल जो है वो बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस कौन नहीं इवॉल्व करेगा बताओ? कॉपर हो गया, लेड भी इनफैक्ट Silver. लेड भी इनफैक्ट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि लेड के ऊपर एक कोटिंग डेवलप हो जाता है लेड ऑक्साइड का, जो उसके रिएक्शन को स्टॉप कर देता है फर्दर। ये जो पीबी है ना, समझ रहे हो? तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बहुत थोड़े समय तक ये रिएक्शन होता है, जैसे ही इसके ऊपर एक कोटिंग डेवलप हो जाता है। किसका कोटिंग? लेड ऑक्साइड का, पीबीओ का। समझ रहे हो? पीबीओ का कोटिंग डेवलप कर देगा, जो कि इसको क्या बना देगा? ये पैसिव नेचर, पैसिव कोटिंग होता है। पैसिव कोटिंग मतलब वो उसके रिएक्टिविटी को बिल्कुल फर्दर क्या कर देगा? वो स्टॉप कर देगा। समझ रहे हो बात? एक पैसिव लेयर बन जाता है उसके ऊपर। वो पैसिव लेयर किसका? लेड ऑक्साइड का। और वो पैसिव लेयर क्रिएट होने की वजह से उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए लेड का भी रिएक्टिविटी वाटर के साथ बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। समझ रहे हो ना? यस और नो? Yes. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेड क्यों नहीं रिएक्ट करता? लेड तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता है? तो उसका रीजन ये है कि लेड के ऊपर एक कोटिंग डेवलप हो जाता है। किसका? लेड ऑक्साइड का। एक लेयर टाइप का डेवलप हो जाता है, पैसिव लेयर, जो कि उसके फर्दर रिएक्शन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। तो लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन करेंगे क्या? No. Sir. तो ये हम लोग बोल सकते हैं डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। इनका वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होगा। समझ में आया? ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये कंडीशन तुम लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाएगा कौन कौन से मेटल में तुमको स्टीम का कौन कौन से मेटल में स्टीम का जरूरत पड़ेगा, फिर किस में तुमको बॉइलिंग वाटर को बॉयल करने का जरूरत पड़ेगा, कहाँ पे तुमको कोल्ड वाटर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वो सारा चीज तुमको पता होना चाहिए। तो इनफैक्ट देखो पहला 3 में जो है किसमें कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन हो जाता है बताओ? Sodium, potassium और Sodium, calcium. potassium, calcium. सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सारे इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएंगे। उसके बाद क्या आ गया? Magnesium. Magnesium. मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी कोल्ड वाटर से Warm रिएक्ट water. नहीं करेगा, उसके लिए वार्म वाटर या वाटर को बॉईल करना पड़ेगा तुमको, तभी वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलो मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सभी मेटल क्या होंगे? ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ। इनके लिए किसका जरूरत पड़ेगा? स्टीम का। Steam. तो स्टीम के साथ स्टीम पास करोगे तभी ये रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। इससे पहले जो भी मेटल्स थे वो हाइड्रोक्साइड्स बना रहे थे और प्लस हाइड्रोजन गैस। बाकी सारे मेटल्स जो है वो
उसके नीचे जो होगा वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, और उसके नीचे जो मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल जो हैं वो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। यस सर। तो ये एक्चुअली ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है तुमसे अगर पूछा जाएगा तो ये मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही तो बेस्ड है। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगा तुमको, याद है? यस सर। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। Yes. पोटाशियम हो गया, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन आता था रेफरेंस के लिए, है ना? इसके बाद हाइड्रोजन के नीचे आता था कॉपर, एजी, एयू, ऐसा ही था ना? फिर उसके बाद प्लेटिनम, पीटी, यही था ना? देख लो एक बार, यस सर। ये याद रखना है, ये सब जगह तुमको यूज होगा। ठीक है, अभी जो हम जितने भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे मेटल के, उन सभी में ये सारा चीज आएगा, तुम ये याद रखना है हमेशा। और इससे ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, वही जो अभी क्वेश्चन लिखा है तुम लोगों को, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम तो पानी से हैवी है लेकिन फिर भी वो फ्लोट करते हुए पाया जाता है, तो उसका रीजन वही होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है जिस जो बबल के फॉर्म में होता है, और वो मेटल उसके साथ स्टिक करके वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो देख लो, ये सारा हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो इसमें कोई डाउट है? जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा हम करा रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड में देखोगे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब ध्यान रखना तुम लोग, अभी ये सब प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, और कंडीशंस कि कौन कौन से मेटल में क्या कंडीशन होता है, पानी के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, क्या मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये सब भी तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। ये सब लिख लिख के प्रैक्टिस करते करते हो ना तुम लोग रिएक्शंस, अगर सिंपली याद Yes. नहीं हो रहा है तो उसको लिख के याद करो। ठीक है, प्रोडक्ट गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा फिर, है ना? यस सर। चलो, तो ये पूरा थ्योरेटिकल ही चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ सारा थ्योरी है, इसमें कोई वैसा कुछ नहीं है। बहुत सारा चीज तो ऑलरेडी तुम लोग पहले भी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हो इसके। ठीक है, तो और भी केमिकल रिएक्शंस है, इसको अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ नया चीज इसमें उतना ज्यादा नया नहीं मिलेगा तुम लोगों को, बहुत सारा चीज ऐसा मिलेगा जो ऑलरेडी तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो एक तरह से रिवीजन ही है ये, समझ रहे हो ना? इसमें नया मिलेगा सिर्फ जब हम लोग लास्ट में एक टॉपिक है मेटल का एक्सट्रैक्शन वाला, इसी चैप्टर में तुम लोग अगर देखोगे मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसमें वो सारा टॉपिक तुम लोग अभी नहीं पढ़े होगे। और से मेटल बनाया जाता है ना, मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, तो वो वाला टॉपिक तुम लोग अभी पढ़े हो प्रीवियस क्लासेस में क्या? यस और नो? नो No. हाँ, तो वो चीज सिंपली नया मिलेगा। बाकी जो भी रिएक्शंस इधर हम लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस तुमको फेमिलियर होगा जो कि पहले दो चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिड बेस और केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहो, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जो जो नया मिलेगा उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, जो जो ऑलरेडी याद होगा वो ठीक है, वेल एंड गुड। बाकी जो नया चीज होगा उसको हम लोग जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा तो फिर वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज देख लो जितना कुछ बताएं, अगर इसमें किसी को भी कुछ पूछना है तो डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, वैसा बहुत ही आसान सा नो चैप्टर है सर। है क्या डाउट? No, नो sir. तो सर। जितना बताएं तुम लोग एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ अगर छूट भी गया होगा तो एक बार रीड कर लोगे तो समझ आ जाएगा। समझो, तो जितना तक हम बताए हैं एनसीईआरटी का उतना पोर्शन तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो या नहीं, लाइन बाय लाइन? Yes, sir. यस सर। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना। तुम लोग को ज्यादा टाइम क्या, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में, या मैक्सिमम आधा घंटा अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, जितना बताएं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है अभी, जितने तक कवर कर चुके हैं उतना तक तुम लोग एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना, इतना तो हो जाएगा तुम लोगों से, इतना भी टाइम नहीं है।
बोलो। हो जाएगा सर। चलो ये तो कर लेना, और प्लस प्रीवियस चैप्टर का एसिड एंड बेस का जो तुम लोग का बुकलेट वाला है, बुकलेट वाला कौन कौन नहीं बनाए हो? कौन कौन बुकलेट कंप्लीट नहीं किया है एसिड एंड बेस वाला? मैंने नहीं किया। हाँ तो वो बुकलेट तुम लोग बना लेना, बुकलेट के क्वेश्चंस, ठीक है? वो बना लेना आज, या जो भी है आगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तुम लोग का, उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हो, ठीक है? अरे तुम लोग डाउट नहीं पूछते हो, सिंपल सा बात है, बनाए नहीं हो, बनाओगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डाउट आएगा ही ना, ठीक है? भले ही एनसीईआरटी में तुमको डाउट नहीं मिले, क्योंकि एनसीईआरटी में सारा चीज तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, बुकलेट पढ़ो, उसमें कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा, कुछ ना कुछ डाउट तो आएगा, तुम लोग बनाओगे तभी तो, क्वेश्चंस बनाते ही नहीं हो तुम लोग, ठीक है? बुकलेट बना लेना तुम लोग सभी लोग, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो उससे जो भी डाउट आएगा वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पहले डाउट पूछोगे, फिर आगे हम लोग नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर, समझ गए? यस सर। हो जाएगा ना इतना? Yes, चलो sir. चलो ठीक है, फिर इतना रखते हैं आज, अगले क्लास में आगे करते हैं।